अच्छा, मम्मी बिल्कुल ठीक है, मम्मी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपको यहाँ क्यों रखा है? वो तो ऐसे ही, कोई बात नहीं। आप अपना और अपनी दादी का ख्याल रखना, दादी का सारा कहना मानना, उनको बिल्कुल तंग नहीं करना। हाँ जी मम्मी। तू इस गल दी जरा भी चिंता ना कर। तेरा पुत्र मेरे नाल कोई भी शैतानी नहीं करता। तेरा पुत्र बहुत सियाना है, बड़ा प्यारा है। सच्ची? हाँ सच्ची। बेटा चलो, अब मेरा बच्चा रोज स्कूल जाएगा, कोई लापरवाही नहीं करेगा। मेरे बच्चे को बड़ा होकर अच्छा इंसान बनना है ना, बनना है ना। अच्छा सुनो, धूप में बिल्कुल भी मत खेलना, बीमार पड़ जाओगे। मम्मी नहीं होगी ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बेटा तू फिक्र ना कर। अब घर जाओ और दादी का ख्याल रखो और अपना भी। मम्मी आप भी चलो ना हमारे साथ। मम्मी बहुत जल्दी आ जाएगी बेटा, सारा काम खत्म करते ही मम्मी आ जाएगी। चलो चलो, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। जाओ, मम्मी को बहुत सारा काम है, मम्मी जल्दी आ जाएगी। हाँ मम्मी जल्दी आ। चल बेटे अपने खेलेंगे, मम्मी आ जाएंगी, है ना? मम्मी आ जाएंगे। चलो चलो। अमनदीप ने जेल के अपने साथी सुभद्रा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुभद्रा अमनदीप की मदद करना चाहती थी, उसे पता था कि वो बेकसूर है। उसने अपने वकील नम्रता से उसे मिलवाया क्योंकि वो चाहती थी कि उसे इंसाफ मिले। देखो अमनदीप, सुभद्रा ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया उसने कि तुम्हारा पति गुरनाम तुम्हें बहुत मारता पीटता था, लेकिन कोई भी जज सिर्फ इसलिए तुम पर तरस नहीं खाएगा कि तुम्हारा पति तुम्हें मारा पीटा करता था। सच तो यह है कि आखिर में तुमने अपने पति का खून किया है। देखो, मुझे तुम्हारे हालात से बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन किसी का खून करने के लिए सिर्फ इन हालातों का हवाला देना काफी नहीं होगा। मुझे अपनी कहानी सच सच बताओ, तब शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। वादा तो नहीं करती, पर कोशिश जरूर करूंगी। मुझे बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, सच और साफ साफ, क्योंकि डॉक्टर और वकील से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सुभद्रा ने मुझे वहां तक तो बताया कि कैसे तुमने उसके घर से भागने की कोशिश की और वो तुम्हें घर में घसीटता हुआ अंदर ले गया। फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उस वक्त मेरा 7वां महीना चल रहा था और उसने मुझे इतना मारा कि दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसको जरा सी भी दया नहीं आ रही थी मेरे ऊपर। वो मुझे मारता गया और मैं बेहोशी में मार खाती। अगली सुबह मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई। होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। तब पता चला कि मेरा होने वाला बच्चा उस बेचारी नन्ही सी जान को भी दुनिया में आने से पहले तुमने उससे कभी पूछा नहीं कि उसे तुमसे क्या शिकायत है? वो तुम्हें इतना क्यों मारता है?
एक बार पूछा था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपने माँ बाप के बहकावे में आके जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। और उसने ये भी बताया था कि उसकी ऑफिस में एक लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे। इसीलिए मुझे इतने हैवानों की तरह मारता था, बहुत मारता था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा किया मार डाला उसे तो काट के फेंक देना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कानून के हिसाब से चलना चाहिए। कानून में इन जज्बातों से ज्यादा सबूत पर काम होता है। अच्छा अमनदीप, मुझे अच्छे से सोचकर बताओ कि जिस रात तुमने गुरनाम को मारा, क्या उस रात भी उसने तुमसे मारपीट की थी? अरे सोच क्या रही हो, बताओ ना मैडम से, क्या उस रात उसने तुम्हें मारा था? अमनदीप, मैं एक बात पूछूं? तुमने अदालत में अपने बचाव में कुछ बोला क्यों नहीं? वहां तो तुम्हें अपने बचाव में बोलने का मौका दिया होगा ना। जो कहानी तुमने सुभद्रा को सुनाई, मुझे सुनाई, वहां अदालत में जज साहब को क्यों नहीं सुनाई? वकील साहब, मैं एक छोटी सी गांव की लड़की हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ हूँ। मुझे ये दुनियादारी की बातें, कोर्ट कचहरी, ये सब समझ में नहीं आता। वो अंग्रेजी में क्या बातें करते मुझे कुछ नहीं आता। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में। कुछ और? अपने बचाव में सिर्फ आपको ये सारी बातें बता सकती हूँ कि उस रात क्या क्या हुआ था, बस। बोलो। उस रात मेरी सास और मेरा पति एक शादी में गए थे। मैं घर में अकेली थी। फिर अचानक अरे आप शादी में गए थे, जल्दी आ गए। अपने आप को हुर की परी समझती है ना तू? हाँ? वैसे तो देखने में बुरी भी नहीं है, और सोच कि अगर इस सुंदर से चेहरे पे मैं अगर तेजाब या खौलता हुआ तेल डाल दूं तो क्या होगा? हाँ? तुझे पता है, मैं तुझे जल्दी खत्म करने वाला हूं। शायद हो सकता है कि आज की रात तेरी आखिरी रात हो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब तक तू मरेगी नहीं ना, मेरी मम्मी मुझे दूसरी शादी करने नहीं देगी। इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे जाने दीजिए। अरे तेरे चले जाने से मेरा क्या फायदा होगा? हाँ? कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा तलाक के लिए, और 10 मुसीबत अलग। तुझे तो मैं मारूंगा और तेरे उस पिल्ले को भी, तभी जाकर मेरा फायदा होगा। हाँ? मार! मुझे धक्का दी? हाँ? मुझे मारेगी? हाँ, मारूंगी आपको, की वजह से मेरा एक बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, मेरे पेट के अंदर ही मर गया। और आप मेरे दूसरे बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं।
मुझे अपनी फिक्र नहीं है, नहीं है मुझे अपनी फिक्र। लेकिन अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना तो मारूंगी मैं आपको। तुम मुझे धमकी दे रही है, मुझे मारने की धमकी दे रही है? अब तो नहीं बचेगी, अब तो नहीं बचेगी। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुझे और तेरे उस पिल्ले को मैं जान से मार डालूंगा। देख लेना, कल की सुबह तुम दोनों नहीं देखोगे, नहीं देखोगे तुम। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ओह, तो ये बात है, तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहता था, इसलिए जलन में आकर तुमने उसे मार डाला। नहीं, ये बात नहीं थी। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि मैं जानती थी कि वो आदमी एक ना एक दिन मुझे और मेरे बच्चों को जरूर मार लेगा। बस यही सोच सोचकर मुझे एक पागलपन सा सवार हो गया। मैं दिन रात ही सोचती थी कि कैसे उस जानवर से खुद को और अपने बच्चों को बचाऊं। उस रात मैं सोई नहीं, पूरी रात जागती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। फिर अचानक मुझे याद आया कि वो मुझे जलाकर मारना चाहता था। मैं तो मर ही जाती ना, लेकिन मैं ये चाहती थी कि उसे भी पता चले कि उस जलन का दर्द कैसा होता है। तुझे और तेरे उस पिल्ले को मैं जान से मार डालूंगा। मुझे जगा दे। उससे उसका खून जरूर हुआ, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ उसे उस दर्द का एहसास दिलाना चाहती थी। ये बताना चाहती थी कि चलने के बाद कैसा दर्द होता है, बस। और जब मैंने उसे मारना शुरू किया, पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। बस मारती गई और शादी के बाद का बचा हुआ जितना भी गुस्सा था ना मेरे अंदर, सब उस एक पल में मैंने निकाल डाला। और जब गुस्सा शांत हुआ, तब सब कुछ खत्म हो चुका, सब खत्म हो चुका। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। अगर उस दिन आप मेरी जगह होती ना, तो समझ पाती कि ऐसे वक्त में इंसान को कुछ गलत या सही दिखाई नहीं पड़ता। उसको नहीं पता चलता कि वो सही कर रहा है या फिर गलत। जानती हूं,
इसीलिए मैं वादा कर रही हूं कि मैं निकालूंगी तुम्हें इस नरक से। तुम्हें इस जेल में ज्यादा दिन नहीं रहना होगा। एक वकील का नहीं, एक औरत का वादा है, एक औरत से। अमनदीप को इंसाफ दिलाने के लिए नम्रता ने पूरी जान लगा दी। अदालत ने अमनदीप की सजा को कम करके सिर्फ 3 साल 4 महीने का कर दिया। उतनी सजा अमनदीप पहले ही काट चुकी थी, तो उसे बाजियत बरी कर दिया गया। पर अमनदीप की कहानी कुछ और होती अगर 1 उसके परिवार ने उसकी मदद की होती, या 2 वो पढ़ी लिखी होती। जिस समाज में औरतें पढ़ी लिखी होती हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट, ज्यादा सशक्त होती हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो वो अलग घर बसा सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकती हैं। उन्हें उन झूठे नातों के लिए, इन झूठे रिश्तों के लिए अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी जान देने की बजाय, किसी और की जान लेने की बजाय ऐसे रिश्ते तोड़ देना बेहतर है। जरा सोचिए। अमनदीप की कहानी एक सबक है हमारे समाज के लिए, जहां औरत को रिश्ते के नाम पर अत्याचार सहने के लिए मजबूर किया जाता है। जरूरत है इस विचारधारा को बदलने की। याद रखिए, औरत ही परिवार बनाती है, औरत ही समाज बनाती है। जब तक समाज में औरत की इज्जत नहीं होगी, समाज बेहतर रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। आइए अपने समाज से इस अपराध को मिटाएं। जो कमजोर हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। कानून की मदद लें, कानून की मदद करें। तब तक के लिए सावधान इंडिया। तो